स्टॉप टॉकिंग। अगर ये लास्ट रो वाले लड़के नहीं माने हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर टॉपिक के, ठीक है? चुपचाप बैठे रहो नहीं तो। क्या और टुडेज टॉपिक इज ऑस्टियोपोरोसिस। नाम से जैसे पता चल रहा है, व्हाट डू मीन बाय ऑस्टियोपोरोसिस? किससे रिलेटेड ये डिजीज है? बोन से रिलेटेड, ठीक है? ऑस्टियो मीन बोन और पोरोसिस मतलब पॉर, ठीक है? तो इस डिजीज में क्या हो जाता है, जो अपनी बोन है उनमें क्या हो जाते हैं, पॉर्स हो जाते हैं, ठीक है? उसके क्या रीजन है, किस वजह से हो सकता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, इट इज ए बोन डिजीज। और ये बोन डिजीज क्यों होती है? क्योंकि जो अपनी बोन है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है? जो बोन मैट्रिक्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, बोन जो स्ट्रेंथनिंग है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, डीमिनरलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और डीमिनरलाइजेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको फ्रैक्चर हो सकता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की, तो आपको कोई सिम्टम ऐसा नजर नहीं आएगा जब तक कि आपकी बोन क्या ना हो जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए, ठीक है? तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें शॉर्ट नोट आता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है? तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज, अगर आपसे पूछा जाए ऑस्टियोपोरोसिस क्या है तो क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, आपको क्या लिखना है? इट इज ए कौन से डिजीज है? बोन डिजीज है। क्यों होती है बोन डिजीज? जो बोन मैट्रिक्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और कम होने की वजह से दो चीजें होती है, एक रीमिनरलाइजेशन होता है, एक डीमिनरलाइजेशन होता है, ठीक है? अगर बोन की बात करें तो इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती है? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है? तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, बोन बनाती है या डीमिनरलाइजेशन करती है? बोन का फॉर्मेशन करती है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है? रिजॉर्प्शन करती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो बोन का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होना है? क्योंकि डिमिनरलाइजेशन हो रहा है, और उसकी वजह से आपकी बोन की जो स्ट्रेंथनिंग है वो कम हो जाएगी, मतलब आपकी बोन कमजोर हो गई है, और कमजोर होने की वजह से क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है? इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। लास्ट क्लोज प्लीज बातें नहीं। अगर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की, तो कौन कौन से ऐसे पर्सन है या ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा हैं? तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? वानी एज, मान लो कि कोई भी ओल्ड एज का कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि उसको क्या हो सकता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? दूसरा क्या रीजन हो सकता है, किसी फीमेल को अगर मेनोपॉज के बाद में क्या होता है, जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से बहुत चांसेस है कि उस फीमेल को क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है? तो उससे बचाने के लिए अपन एक रिप्लेसमेंट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, दैट इज कॉल्ड HRT, HRT, ठीक है? तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है, एक आपकी एज हो सकता है, ओल्ड एज जितने पेशेंट हैं। दूसरा, किसी फीमेल मेनोपॉज के बाद में उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। और क्या चांसेस हो सकते हैं कि मान लो कि आपको इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन कौन सी कंडीशन में होता है बोन में, आपने बताया पहले भी, कौन सी कंडीशन है इसकी? डाउट, डाउट पड़ा है कि नहीं पड़ा? डाउट में क्या होता है, इंफ्लाम, जितने भी आपके जॉइंट्स हो रहे हैं वो क्या है, वहाँ पे इंफ्लामेशन है, उसकी वजह से बोन कमजोर हो सकती है। या आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से बोन कमजोर हो सकती है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, और फिर क्या है, कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, कुछ मेडिकेशन हैं, उनकी वजह से आपकी बोन कमजोर हो सकती है। दीज आर द रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर कोजेज की बात करें तो क्या क्या कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का? वन इज, आपको क्या नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जितना भी आप सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ठीक है? तो जितनी भी आप डेली 3-4 वो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं वो बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ठीक है? दूसरी चीज, नमक। आपने सुना है कि नमक हड्डियां गला देती है, ठीक है? तो जितना पॉसिबल हो कम क्वांटिटी में आपको कंजप्शन, किसका, सॉल्ट का कंजप्शन कम क्वांटिटी में होना चाहिए। और क्या रीजन हो सकता है, आप पार्टी वार्टी में अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है? अल्कोहल अपने को नहीं लेना है, उसकी वजह से आपकी बॉन डेंसिटी कम हो सकती है। और क्या रीजन हो सकते हैं, आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, या फिर क्या किसी जेनेटिक्स की वजह से आपकी बॉन कमजोर हो रही है, ठीक है? तो दीज आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपसे पूछा जाए कि क्या क्या कारण है हड्डियां कमजोर होने के, तो क्या क्या है?
वन इज कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करना है आज से, ठीक है। और बंद भी नहीं करना तो जितना पॉसिबल हो कम से कम पीना है, ठीक है। दूसरी चीज, चाय कॉफी ज्यादा नहीं, सिर्फ एक या दो, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग नहीं करनी है, इसके अलावा नमक कम खाना है, इसके अलावा यस कहाँ जा रहे हो बात, और क्या कुछ जीन मीडिएटेड ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और क्या रीजन हो सकते हैं। आपको स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। क्लास में आना है, अच्छे से बैठना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि एग्जाम आगे आ रही है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं, क्लियर। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। पहली चीज, आपको इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। आप सीढ़ियों में ऊपर चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप गिरे और आपको फ्रैक्चर हो गया, तो वो क्या रीजन हो सकता है, ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। और क्या रीजन हो सकता है, जैसे जैसे आपने ओल्ड एज में देखा है कि जैसे मान लो कोई 70 ईयर 80 ईयर का कोई पेशेंट है तो उसका हाइट कम होना स्टार्ट हो जाता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। स्टूप पॉस्चर हो जाता है कि आप सीधा खड़े नहीं रह सकते, आप झुके हुए चल रहे हो। आपने काफी ओल्ड एज पर्सन को देखा होगा ना, वो ऐसे झुके हुए चलते हैं, क्यों चलते हैं, कि उनकी बोन जो स्पाइन है वो कमजोर हो गई है, उसकी वजह से उनको झुके हुए चलना पड़ रहा है। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का कि ऑस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट आपके पास में आया है, उसको आप ट्रीट कैसे करोगे। तो कोई एक दवा का नाम बताओ कि जिसकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उस पेशेंट को अपन वो दवा दे सकते हैं, बताओ। यस, लास्ट में क्यों बातें कर रहे हो, 15-20 मिनट का टॉपिक है यार, डिस्कस पूरी क्लास को कर रहे हो, क्या दिक्कत है। बताओ कोई प्रॉब्लम है, फिर नाम से सुनो। अभी तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी तुमसे कोई पूछेगा पे जाके कि मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, बताओ क्या दवाई दोगे, किसी को पता है क्या दवाई दोगे, हड्डियां कमजोर हो गई है, बताओ। वेरी गुड, विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या करता है, क्या रोल है विटामिन डी का, इसके एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और हड्डियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। तो विटामिन डी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हो, वेरी गुड, किसने बोला कैल्शियम दे सकते हो, कैल्शियम की गोलियां देखी, पूरी देखी कैल्शियम की गोलियां देते हैं ना, कि कैल्शियम की गोलियां खा रही है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ठीक है। आप कैल्शियम दे सकते हो, ये तो दो चीजें हुई जिससे आप यूज टू हैं, कौन कौन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। इसके अलावा अपन और क्या दे सकते हैं, इसके अलावा अपने पास में कुछ हार्मोन्स हैं, हार्मोन एक है अपने पास में सम, सम मतलब कौन सा, इलेक्ट्रिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। एक दवाई अपने पास में ये है। दूसरा हार्मोन कौन सा दे सकते हैं अपन, पीटीएच, पीटीएच क्या है, पैराथायराइड हार्मोन दे सकते हैं। तीसरा अपन क्या दे सकते हैं, कैल्सिटोनिन अपन दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ अदर ड्रग्स की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, वो क्या है, बिसफॉस्फोनेट। आपको नोट करके रखना है, शॉर्ट नोट आता है किससे, बिसफॉस्फोनेट। जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, वो कौन सी है, बिसफॉस्फोनेट, शॉर्ट नोट आता है इसमें। और अपन क्या दे सकते हैं, कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे सकते हैं, और थायराइड डायरेटिक्स अपन कितनी यूज कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। तो अगर आपसे पूछा जाए क्लासिफाई द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस, तो कौन कौन सी दवाइयां, एक याद रहेगा कैल्शियम, कैल्शियम सॉल्ट। दूसरा क्या है, विटामिन डी। और क्या दे सकते हैं, हार्मोन्स दे सकते हैं, कौन कौन से हार्मोन, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। वो कब देंगे, तो अपन फीमेल में देंगे कब, पोस्ट मेनोपॉजल अगर स्टेट है तो उस कंडीशन में अपन क्या दे सकते हैं, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। और कौन सा हार्मोन है अपने पास में, पैराथायराइड दैट इज पीटीएच, और कौन सा है, कैल्सिटोनिन। कुछ अदर ड्रग्स की बात करें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है वो कौन सी है, बीपीएन, कौन सी, बिसफॉस्फोनेट। इसके शॉर्ट नोट आता है, आपको मार्क करके रखना है। और कौन सी दवाई है अपने पास में, कुछ थायराइड डायरेटिक्स है, और कौन सी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लास्ट में क्या आता है, सबके लास्ट में क्या आता है, जुमेब आता है ना, ठीक है। तो वो कौन सी है, जिस भी ड्रग के लास्ट में जुमेब आता है वो कौन सी दवाइयां हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, उसके लिए अपन बात करेंगे, वो कौन सी है, बिसफॉस्फोनेट, ठीक है। जो मोस्ट पोटेंट दवाई है बिसफॉस्फोनेट में से वो कौन सी है, जोलेड्रोनेट। और जो बिसफॉस्फोनेट है हर दवा के लास्ट में क्या आएगा, ड्रोनेट आएगा, आपको याद रखना है, क्या आएगा, ड्रोनेट आएगा, ठीक है।
तो इसका न्यूमोनिक भी आप याद रख सकते हैं, ईटीपाई, ठीक है। ईटीपाई जैसे क्यूटीपाई आप कहते हैं ना, वैसे ईटीपाई, ठीक है। ईटीपाई ये जितनी भी दवाइयां हैं वो कौन सी है, बिसफॉस्फोनेट। और मोस्ट पोटेंट दवाई कौन सी है अपने पास में, जोलेट्रोनेट, ठीक है। इनके अगर मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझ में नहीं आएगी, ध्यान से सुनना है। बिसफॉस्फोनेट की अगर मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे ही कोई भी बॉन्ड हो, वो एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। जैसे ही कोई बॉन्ड एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट में आने की वजह से क्या करती है वो बॉन्ड, कैल्शियम साल्ट को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, कैल्शियम साल्ट को रिलीज करेगी। और उन कैल्शियम साल्ट के साथ में अगर अपन ने किसी पेशेंट को ये बिसफॉस्फोनेट दवाइयां दे रखी हैं, तो उन कैल्शियम साल्ट के साथ में ये दवाइयां क्या करेंगी, जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं बाय एंडोसाइटोसिस, वहां पे जाके वो टेप हो जाएंगी, ठीक है। किसमें टेप हो जाएंगी, ऑस्टियोक्लास्ट में। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या काम करती है बोन में, ऑस्टियोक्लास्ट क्या काम करती है, रिजॉर्प्शन का। रिजॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, रिजॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि आपका बोन का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें जो सेल्स है उनका एपोप्टोसिस को इंक्रीज कर देती है। किसको इंक्रीज करेगी ये दवाइयां, जो एपोप्टोसिस हो रही है किसके द्वारा, ऑस्टियोक्लास्ट के जो एपोप्टोसिस है उसको इंक्रीज कर देगी। और इंक्रीज होने की वजह से जो डीमिनरलाइजेशन हो रहा था बोन का, वो डीमिनरलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। वापिस एक बार वापिस समझते हैं। जैसे ही कोई बोन किसके कॉन्टेक्ट में आई, एसिडिक मीडियम, ठीक है। किसके कॉन्टेक्ट में आई, एसिडिक मीडियम के, तो वो क्या रिलीज करता है, कैल्शियम रिलीज करता है। अब अपने पास में ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है, अपन ने उसको कौन सी दवा प्रिस्क्राइब कर रखी है, बिसफॉस्फोनेट। ये बिसफॉस्फोनेट क्या करेगा, उस कैल्शियम साल्ट के साथ में जाके कहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट में। इसमें जाके वो सॉरी ट्रैप हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट में। और ऑस्टियोक्लास्ट का जो एक्शन हो रहा है, जो एपोप्टोसिस हो रहा है, उसको इंक्रीज कर देगा। और एपोप्टोसिस का क्या मतलब होता है, सेल सेल डेथ, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट का जो सेल डेथ हो रही है उसको वो इंक्रीज कर देगा। और इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रहे थे, डीमिनरलाइजेशन कर रहे थे, बोन का रिजॉर्प्शन कर रहे थे, वो रिजॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। एक मैकेनिज्म ये है किसी बिसफॉस्फोनेट को। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, ये जो मेवोलेनेट पाथवे है उसको इंटरफेयर करता है। कौन से पाथवे को, मेवोलेनेट जो पाथवे है उसको इंटरफेयर करता है। क्लियरली अपन पिक्चर में देखेंगे, आपको दिख रहा है नॉर्मल बोन फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट नॉर्मल बोन फॉर्मेशन कर रही है। इधर आपको क्या दिख रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट दिख रही है। किसी पेशेंट को अपन ने क्या दिया है, बिसफॉस्फोनेट दिए हैं, वो कहाँ पे जाके ट्रैप हो जाते हैं, कैल्शियम साल्ट के जाके ऑस्टियोक्लास्ट में जाके ट्रैप हो जाते हैं। और जो ऑस्टियोक्लास्ट के एपोप्टोसिस को इंक्रीज कर देते हैं। और एपोप्टोसिस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो क्या हो रहा था, बोन डीमिनरलाइजेशन हो रहा था, या बोन कम जो अपनी बोन कमजोर हो रही थी, वो कमजोर होना कम हो जाएगी। इसकी वजह से अपन जो इफेक्ट आ रहे थे इसके ऑस्टियोक्लास्ट को, उसको अपन साइड लाइन कर सकते हैं। क्लियर, मैकेनिज्म क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयां, मैकेनिज्म आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑस्टियोक्लास्ट के एक्शन को इनहिबिट करती हैं, मतलब उनके एपोप्टोसिस को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से बोन डिमिनरलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर, अपने पास में जो सबसे इनके जितने भी मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट सेम है, इनके इंडिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। किसके, बिसफॉस्फोनेट के। तो सबसे जो पोटेंट अपने पास में दवा है वो कौन सी है, जोलेट्रोनेट, ठीक है। आपको याद रखना है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जोलेट्रोनेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरकैल्सीमिया। और कहाँ यूज कर सकते हैं, पेगेट डिजीज में इसको यूज कर सकते हैं, कोई बोनी मेटास्टेसिस है वहाँ पे इन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। और इनके जो एडवर्स फैक्ट है, इनके जिससे एमसीक्यू पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स फैक्ट है जोलेट्रोनेट का, वो कौन सा है, ये क्या कर सकते हैं, रिनल टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। ऑलरेडी मान लो कि कोई पेशेंट को क्या है, एक्यूट रिनल फेलियर है या क्रोनिक रिनल फेलियर है, उस पेशेंट में अपने को ये दवा प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, ठीक है। तो जब भी किसी पेशेंट को आप क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बिसफॉस्फोनेट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपको क्रिएटिनिन लेवल पेशेंट का हमेशा चेक करना है। क्योंकि मान लो कि ऑलरेडी उसका क्रिएटिनिन लेवल 2, 3, 4, 5 चल रहा है और आपने ये दवा उसको दे दी, तो एकदम से क्या हो जाएगा, किडनी काम करना बंद कर देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है बिसफॉस्फोनेट का या जोलेट्रोनेट का, दैट इज रिनल टॉक्सिसिटी। और ये क्या कर सकती है, ऑक्सीजन नेक्रोसिस भी कर सकती है किसकी इच्छा से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। जो हेडेक वगैरह, डिजीनेस है या फिर फ्लू लाइक सिंड्रोम्स है, वो इसके अदर एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है। याद रखना है दो एडवर्स इफेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, वन इज रिनल टॉक्सिसिटी और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन नेक्रोसिस ऑफ द जार। अगर आपसे पूछा जाए कि बिसफॉस्फोनेट में वो कौन कौन सी कंडीशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, तो कौन कौन सी कंडीशन में आप दे सकते हो, किसी फीमेल को क्या हुआ है, मेनोपॉज
जिसमें किसी फीमेल को मेनोपॉज हुआ है, उस कंडीशन में अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो अपन ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पैकेट डिजीज में अपन ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाइपरकैल्सीमिया में अपन ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है इनके एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है कि किसी पेशेंट को अगर किडनी डिजीज है तो उस पेशेंट में अपने को ये दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करना है, और किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है तो इस कंडीशन में अपने को ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट में ये क्या कर सकती है, दे कैन कॉज कैंसर। अगर लॉन्ग टर्म यूज की बात करें तो क्या हो सकता है, आपका फीमर का फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अपने को यूज नहीं करना है, मैक्सिमम 2 to 3 ईयर अपन इन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। और क्या होगा, इनकी वजह से इसोफेजियल कैंसर हो सकता है, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो दवाइयां हैं अपने पास में, जो हार्मोन है वो कौन सा है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये जितनी भी दवाइयां हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, इनका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है। ये भी क्या करेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट का जो एक्शन है उसको इनहिबिट करते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट का एक्शन क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, मतलब डिमिनरलाइजेशन करते हैं, बोन को वीक करते हैं, उनके एक्शन को इफेक्ट करते हैं। और ये जो पैराक्राइन जो फैक्टर्स होते हैं उनके एक्शन को भी ये मॉड्यूलेट करते हैं। और अगर अपन टर्म्स की बात करें तो स्पेसिफिकली अपन कौन सी कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं ये दवाइयाँ, पोस्ट मेनोपॉजल अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो इस कंडीशन में अपन ये दवाइयाँ यूज करते हैं। ठीक है, और जो ड्रग का नाम है दैट इज रिलोक्सिफेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट दवा है। तीसरी दवा अपने पास में कौन सी थी, हार्मोन, और अपने पास में कौन सा हार्मोन है, पीटीएस पैराथायरॉयड हार्मोन। और दवा का नाम क्या है, टेरीपेराटाइड। टेरीपेराटाइड क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन है। क्या है, रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन है। जितने भी वर्टिब्रल और नॉन वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हैं उस कंडीशन में अपन पैराथायरॉयड हार्मोन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट इनकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि हमेशा अपने को पेशेंट को सब्क्यूटेनियसली देना पड़ता है। ओरल जो ड्रग्स है अपने पास में अवेलेबल नहीं है, और अगर अपन फॉर्मेशन करते भी हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, इनका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो पहली लिमिटेशन क्या है कि हमेशा अपने को पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, सब्क्यूटेनियसली देना पड़ेगा। तो पेशेंट के लिए क्या है, इतना इजी वे नहीं है दवा को लेने का। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ये कॉस्टली होती है दवा, तो किसी भी पेशेंट के लिए इनको अफोर्ड करना क्या है, बहुत टफ काम है। ठीक है, तीसरी जो दवा है अपने पास में वो कौन सी है, सीनाकालसेट। और सीनाकालसेट आपको याद रखना है कि किसी पेशेंट किस पे है, या तो डायलिसिस पे है, या किसी पेशेंट को अक्यूट या क्रोनिक रीनल फेलियर है। उस कंडीशन में बाकी की दवाइयां जो अपन प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, उस कंडीशन में अपन कौन सी दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सीनाकालसेट। और कौन सी दवा है अपने पास में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये क्या है, डीनोजुमेब। लास्ट में जिसकी दवा के लास्ट में क्या आता है, जुमेब, वो क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और ये कैसे, इसका अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, रैंक एल, रैंक लिगेंड के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। और रैंक लिगेंड क्या होता है, रैंक लिगेंड क्या करता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट है उनके एक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होता है कि उनके जो एपोप्टोसिस नहीं हो पाता और बोन डिजॉर्प्शन आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो डिनोजुमेब अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे ही पेशेंट को देंगे तो जो रैंक एल का फंक्शन है उसको इनहिबिट कर देगा। और इनहिबिट होने की वजह से जो ऑस्टियोक्लास्ट की स्टिमुलेशन बढ़ रहा था और जिनका एक्शन इंक्रीज हो रहा था उसको ये डिक्रीज कर देंगे, और उसकी वजह से जो बॉन्ड रिजॉर्प्शन हो रहा था वो कम हो जाएगा। आपको पिक्चर में दिख रहा है, रैंक एल क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन एक्टिविटी और सर्वाइवल को स्टिमुलेट करता है। और रैंक लिगेंड को जैसे ही अपन ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक होने की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट की जितनी भी एक्टिविटी थी वो इनहिबिट हो जाएगी। और इनहिबिशन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड रिजॉर्प्शन नहीं होगा। क्लियर। एक दवा और है दैट इज स्ट्रोंटियम ग्रेनुलेट। ये क्या करती है, इट इज ए रिजर्व ड्रग है। ये किसी भी कंडीशन में, मान लो कि अपन बाकी दवाइयां बिसफॉस्फोनेट या सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर या किसी किडनी डिजीज के पेशेंट को कोई दवा अपन प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लास्ट रिसोर्स है अपने पास में वो कौन सा है, स्ट्रोंटियम ग्रेनुलेट। नेक्स्ट हार्मोन अपने पास में कौन सा है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कहाँ पे एक्ट करता है, कौन प्रोड्यूस करता है कैल्सिटोनिन को, टी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये भी क्या करेगा, ये भी जो क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट
के जो रिजॉर्प्शन वाला फंक्शन है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, जितनी भी दवाइयां हैं उनका जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसको क्या करेगा, जो ऑस्टियोब्लास्ट है उनके एक्शन को इनहिबिट करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट के एक्शन को इंक्रीज करते हैं। ये बोन फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करता है। और लास्ट में अपने पास में दवा है वो कौन सी है, विटामिन डी। विटामिन डी में सबसे दो फॉर्म होती है, कौन कौन सी, D2 और D3। जो एक्टिव फॉर्म अपने पास में अवेलेबल है वो कौन सा है, D3। और ये इसका दूसरा नाम कौन सा है, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, कोलेकैल्सिफेरॉल। क्या है, कोलेकैल्सिफेरॉल D3। ठीक है, कैसे देते हैं अपन पेशेंट को, कभी लिया है विटामिन D3, विटामिन D3 लिया है कभी, कैसे देते हैं पेशेंट को, या तो इसके कैप्सूल आते हैं, ठीक है, या इनोटाइप इसका एक पैकेट आता है, उसको दूध में घोलो और आप ले लो। कब देना होता है, अपने को वीकली देना होता है पेशेंट को। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेली देना है, वीकली देना है। 60,000 के इंटरनेशनल यूनिट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, कितने दिन के लिए, 8 वीक के लिए या 12 वीक के लिए अपन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो आपसे इम्पोर्टेंटली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, कि बिसफॉस्फोनेट पे शॉर्ट नोट आता है। अगर बिसफॉस्फोनेट की बात करें तो कौन कौन सी दवाइयां हैं, इसके लास्ट में क्या आता है, ड्रोनेट आता है। और मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे ही कोई बॉन्ड जिसमें एसिडिटी के कांटेक्ट में आती है, एसिडिक मीडियम होने की वजह से वो कैल्शियम रिलीज करती है, और कैल्शियम रिलीज के साथ में अपन ने उस पेशेंट को अपन ने क्या दिया है, कोई सा भी डोनेट दिया है, चाहे जोले डोनेट दिया है या अदर दिया है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाके ऑस्टियोब्लास्ट में ट्रैप हो जाएंगे। और ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, जो एपोप्टोसिस होना है किसका, ऑस्टियोब्लास्ट का, उसको इंक्रीज कर देंगे। और इंक्रीज होने की वजह से जो बोन रिजॉर्प्शन हो रहा था वो साइडलाइन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये मेवलोनेट पाथवे को भी इंटरफेयर करते हैं, उसकी वजह से भी बोन रिजॉर्प्शन कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयाँ कौन सी हैं, बिसफॉस्फोनेट। कौन कौन सी कंडीशन में बिसफॉस्फोनेट ड्रग ऑफ चॉइस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, हाइपरकैल्सीमिया में अपन दे सकते हैं, और कहाँ दे सकते हैं, पैकेट डिजीज में दे सकते हैं, और कहाँ दे सकते हैं, बताओ। मेनोपॉजल अगर ऑस्टियोपोरोसिस है उस कंडीशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके एडवर्स इफेक्ट है वो आपको याद रखना है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, कि अगर कोई किडनी डिजीज वाला पेशेंट है, एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब नहीं करना है। अगर प्रिस्क्राइब भी कर रहे हो तो आपको रूटीनली क्रिएटिनिन चेक करते रहना है, क्योंकि दे कैन कॉज रिनल टॉक्सिसिटी। और दूसरा इनका एडवर्स इफेक्ट क्या है, दे कैन कॉज ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ। और अगर इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें बिसफॉस्फोनेट की, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, क्या कर सकते हैं ये, सॉरी किस कंडीशन में अपने को नहीं देना है। पहली चीज, अगर किसी पेशेंट को क्या है, किडनी फेलियर है, उस कंडीशन में नहीं देना है। किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, उस कंडीशन में नहीं देना है। अगर किसी को इसोफेगस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में अपने को नहीं देना है, क्योंकि बिसफॉस्फोनेट की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन आपको याद रखनी है जिस कंडीशन में बिसफॉस्फोनेट आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड।